हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी। आई एम रोशन। देखिएगा स्टूडेंट, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं सेकंड नंबर चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध और फलन। तो देखिएगा, ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे क्लास 9th 10th 11th और 12th की सारी क्लासें, मैथमेटिक्स क्लासें हैं, वो टोटल क्लासें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। न्यू सिलेबस पे एनसीईआरटी जो सिलेबस अब की बार लगाया गया है, उन पे टोटल कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, पूरा कोर्स दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासों को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल पे बने रहिएगा। ठीक है, टोटल क्लासें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो आपने पहले की, अगर आपने पहले वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्लीज पहले वाला चैप्टर देख लीजिएगा, क्योंकि जो आपने सेट देखा है, सेट से ही कुछ कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेंगे अपन। तो अगर आपके सेट समझ में आ गया, समूचे पहला चैप्टर आपके समझ में आ गया, तभी आपके दूसरा चैप्टर समझ में आएगा। तो इस दूसरे चैप्टर का नाम ही क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन है। अब रिलेशन, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन। रिलेशन मानी होता है संबंध। तो आज की क्लास में अपन संबंध पढ़ेंगे और फंक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फंक्शन होता है फलन। आज की क्लास में हमारा रिलेशन चलेगा कि रिलेशन क्या होता है, कैसे दो सेट के बीच में रिलेशन लगाते हैं, रिलेशन की क्या कंडीशनें हैं, चलिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं फलन क्या होता है, और फलन और रिलेशन में क्या डिफरेंट है वो भी हम फलन करेंगे तभी बताएंगे। तो आज देखिएगा, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है कर्मिक युग्म। इसमें हमारे पास में कर्मिक युग्म क्या है, इसमें रिलेशन के बारे में बहुत सारा डिटेल से बताने वाला हूं, लेकिन पहले आपको कुछ एक कंडीशन जाननी पड़ेगी। यानी ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, यानी दो वस्तुओं के ऐसे जोड़े जिन्हें एक क्रम में प्रकट किया जाता है, उन्हें कर्मित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर होते क्या है, यहां से देखिएगा, समझोगे आप। जैसे हमने किसी पॉइंट को दर्शाने के लिए उसके कोऑर्डिनेट लिखे, वो ही क्या होते हैं? कर्मिक युग्म होते हैं। जैसे मैंने लिखा x, y, तो मेरे पास में यहाँ पे कोई दो अरिक्त सेट हैं। अरिक्त का मतलब क्या है? वो रिक्त नहीं है, उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट हैं, तो अरिक्त सेट है। जैसे मेरे पास में a सेट है और एक मेरे पास में b सेट है, तो इसमें जो पहला एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का, वो क्या है? बी में ही बिलोंग करेगा। जैसे अपन क्या है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा प्रायिकता। प्रायिकता में हमारे पास में क्या है, किसी सिक्के को उछालते हैं तो हमारे पास में हेड और टेल आते हैं। तो क्या होते हैं? हेड हेड, हेड टेल। कितने फंक्शन बनते हैं? जैसे एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, तो इसमें हमारे पास में कंडीशन बनती है हेड हेड की बनती है, एक तो एक हमारे पास में हेड टेल की बनती है, एक हमारे पास में टेल हेड की बनती है, और एक हमारे पास में टेल टेल की कंडीशन बनती है। इस प्रकार का ये हमारे पास में क्या होता है? ऑर्डर पेयर होता है। किसी दो वस्तुओं के ऐसे जोड़े जिन्हें एक क्रम में प्रकट किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर बोलते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चलेगा। हमारे पास में नेक्स्ट है, ये हमारे पास में है कर्मित युग्मकों की समानता क्या है। अब हमें इसमें समानता क्या है? जैसे मैंने कोई दो ऑर्डर पेयर लिख दिए, जैसे आपके पास में है ए कोमा बी बराबर होंगे सी कोमा डी। ये कब बराबर होंगे दोनों ऑर्डर? ये तभी बराबर होंगे जब इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल, जैसे संगत एलिमेंट इक्वल होते हैं। जैसे हमारे पास में ए बराबर सी है, एंड अगर आपके पास में बी बराबर डी है, अगर ये दोनों कंडीशन है तभी ये ऑर्डर पेयर क्या है? समान है, बट समान है नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1,3 नॉट इक्वल है, ये हमारे पास में 1,3 के 1,3 और 1,3 के क्या इक्वल है? क्या ए बराबर सी के बराबर हो जाएगा? ठीक है, तो हमारे पास में ये तो बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं कि 1,3 और ये 3,1 क्या बराबर हैं? यानी हमारे पास में ये तो ए एलिमेंट हो गया, ये हमारे पास में सी है, तो 1 नॉट इक्वल 3 और 3 नॉट इक्वल 1, तो ये क्या हो जाएंगे? नॉट इक्वल होंगे। यानी इसके एलिमेंट इस प्रकार से इक्वल होने चाहिए, ए है वो सी के इक्वल होना चाहिए और बी है वो डी के इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे
कि क्रमिक युग्मों के समानता क्या है, ये समानता है भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत एलिमेंट इसके बराबर होने चाहिए। अब सो मेन पॉइंट आता है, वो क्या आता है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब देखो ये बढ़िया बात है, इसमें मेन पॉइंट है कि किन्हीं दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त की बात कर रहा है तो उसमें एलिमेंट है हमारे पास में, अरिक्त समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणन हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी से। उन सभी क्रमिक युग्मकों का समुच्चय है जिनके प्रथम घटक ए में और द्वितीय घटक बी के होते हैं। जैसे हमने कोई सेट मान लिया, ए सेट मान लो आप, जैसे 1,2 मान लिया, आपने कोई बी सेट मान लिया, जैसे आपने मान लिया 3,4, ये कोई दो सेट मान लिया आपने। अब अगर आप ए क्रॉस बी करते हो तो आपके पास में क्या आएगा, जैसे आपके पास में आ जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में, 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,3, ये आएगा 1,4, ये आपके पास में 2,3 और यहां से आएगा 2,4 आएगा। यानी जो पहला इसमें जितने भी एलिमेंट बने हैं उसमें पहला एलिमेंट किसका आ रहा है, ए का आ रहा है, और दूसरा एलिमेंट जैसे 1 1 2 2 किसके आ रहे हैं, ए में बिलोंग कर रहे हैं, और 3 3 3 4 3 4 जो भी किस में बिलोंग कर रहे हैं, बी में। तो यही इसने बोला है कि ए क्रॉस बी उन सभी क्रमिक युग्मकों का समुच्चय है जिनके प्रथम घटक समुच्चय ए के हैं और द्वितीय घटक समुच्चय बी के हैं। तो इसमें देख लो प्रथम एलिमेंट सारे के सारे ए के हैं और द्वितीय एलिमेंट है वो किसके हैं, बी के हैं। इस प्रकार से इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ए क्रॉस बी अगर करें तो हमारे पास में जैसे ए कोमा बी है, तो यहां से हमारे पास में ए बिलोंग करना चाहिए ए में, एंड बी बिलोंग करना चाहिए कैपिटल बी सेट में बिलोंग करना चाहिए। ये होता है भी पहला एलिमेंट ए में बिलोंग करना चाहिए। अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी है, अगर बी क्रॉस ए होता तो चेंज हो जाता, इसका रिवर्स हो जाता। चलिएगा हम इस पे क्या करते हैं, ये आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया भी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब देखो अगर आपके पास में ये क्रॉस मल्टीप्लाई है, ए क्रॉस बी आपने निकाल दिया, अगर आप देखोगे कि बी क्रॉस ए क्या इक्वल होता है, तो यहां से भी आप समझ सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे सेट बनाया था कि ए बराबर आपके पास में है 1,2, ठीक है, और ये आपके पास में बी सेट था जैसे 3,4 है। अगर मैं यहाँ से ए क्रॉस बी करूं, भी ए क्रॉस बी करते हैं तो हमारे पास में क्या एलिमेंट बनते हैं, ये हमारे पास में एक सेट बनेगा 1,2 और 1,2 नहीं 1,3, 1,3 1,4, ये हमारे पास में है 2,3 और ये आपके पास में है 2,4, ये एलिमेंट बनेंगे। और एक हमारे पास में है बी क्रॉस ए, अगर बी क्रॉस ए करते हैं तो हमारे पास में देखो रिवर्स हो जाता है एकदम, पहले किसके एलिमेंट आएंगे, तीन ये बी के आएंगे, तो हमारे पास में आएगा 3,1, ये आएगा 3,2, ये आएगा हमारे पास में 4,1 और ये आएगा हमारे पास में 4,2। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, यानी ए क्रॉस बी नॉट इक्वल है बी क्रॉस ए के, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल है बी क्रॉस ए के। देख लो इसमें क्या है, 1 3 है 1 4 है 2 3 है 2 4 है, इसमें क्या है 3 1 है 3 2 है 4 1 है 4 2 है, यानी एकदम रिवर्स हो गया। तो ये इसमें क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, बराबर नहीं होगा। अगर हमारे पास में देखो, अगर हमारे पास में कोई एक सेट हमने लिया, वो क्या है 5 है, उसमें एलिमेंट नहीं है, वो रिक्त है, और एक हमारे पास में कोई एलिमेंट है वाला बी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो इसमें तो मान लिया ये दो एलिमेंट है, तो ए क्रॉस अगर बी कराते हैं तो इसमें हमेशा ही क्या आएंगे 5 आएगा, यानी वो भी ए क्रॉस बी भी क्या रहेगा, रिक्त रहेगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलें। अब हमारे पास में यहां तक थे दो ही सेट थे, दो सेट का हम क्या कर रहे थे, कार्तीय गुणा कर रहे थे। लेकिन हमारे पास में अगर 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणा करना आ जाए तो अपन किस प्रकार से करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट, तो इसको लिखेंगे जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखेंगे ना, तो इसमें हमारे पास में
ये एलिमेंट बनेंगे, जैसे ए बी सी बनेंगे। और ये हमारे पास में हो जाएगा कि ए बिलोंग करेगा ए में, बी बिलोंग करेगा बी में, एंड सी बिलोंग करेगा किस में, सी में। सी बिलोंग करेगा, ये छोटा लिख दो थोड़ा, सी बिलोंग करेगा सी में। इस प्रकार से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉरी रोस्टर रूप में लिख सकते हैं इसको। सेट बिल्डर फॉर्म में बोल दिया गया, हाँ इसको रोस्टर रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से। यानी इसमें ए बी सी आएंगे तो पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का, तीसरा एलिमेंट सी का आएगा। अगर हमारे पास में यहाँ पे 4 का करना पड़े तो भी सेम रहेगा, 5 का करना पड़े तो भी सेम रहेगा, ठीक है। आगे भी इस प्रकार से करेंगे, यानी हमारे पास में कंटिन्यू चलता जाएगा। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट हमारे पास में है दो समुच्चों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब देखो, अगर हमारे पास में नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेके आना है तो ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हमें लेके आना है। तो अपन इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, नंबर ऑफ ए और ये मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी लिख सकते हैं। कैसे, अगर आपने यहाँ पे कोई सेट लिया है, जैसे ए आपने सेट ले लिया, इसमें आपके पास में एलिमेंट हैं जैसे 1 और 2 हैं, और ये आपके पास में कोई बी एलिमेंट है, ठीक, बी सेट है। ए सेट में 2 एलिमेंट हैं और बी सेट में आपके पास में जैसे 5 और 6 हैं, जो भी हैं, कुछ भी मान लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, दो एलिमेंट है दोनों में, ए क्रॉस बी कर दो। ए क्रॉस बी आपने किया तो ए क्रॉस बी बराबर क्या बनेगा, ए क्रॉस बी बराबर ये आपके पास में 1 5, ये आपके पास में 1 6 और ये बनेगा आपके पास में 2 5 और ये आपके पास में बनेगा 2 6। ए क्रॉस बी हमारे पास में ये आ गया। अब इसमें टोटल एलिमेंट है कितने, देख लो टोटल एलिमेंट कितने हैं, हमारे पास में टोटल एलिमेंट 4 आ रहे हैं। तो यही हमें बोला था, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में हमारे पास में क्या आएगा, नंबर ऑफ ए में देख लो कितने एलिमेंट हैं, इसमें हमारे पास में 2 हैं और इसमें भी हमारे पास में 2 हैं। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना, 4, और इसमें भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो दो समुच्चों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, जितना, जैसे हमारे पास में ए एलिमेंट में जितने ए सेट में जितने एलिमेंट हैं और बी सेट में जितने एलिमेंट हैं, इन दोनों में जितने एलिमेंट हैं उनका आपस में अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, दो समुच्चों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या आ जाती है। इसमें अगर 3 होते तो 3 2 6, हमारे पास में यहाँ पे 6 एलिमेंट आ जाते हैं। चलेगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कार्तीय गुणनफल का ज्यामितीय निरूपण। अब देखो ज्योमेट्रिकल इसका रिप्रेजेंटेशन बताना है, तो कार्तीय गुणन का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है, ज्यामितीय निरूपण आप अच्छे तरीके से जानते हैं, यानी आप कार्टेशियन प्लेन जानते हैं, जैसे ये हमने वाई एक्स खींच दिया और ये हमने खींच दिया एक्स एक्स, तो ये जो एक्स एक्स की समांतर होगी वो एक्स हो जाएगी यहाँ से, ये हमारे पास में वाई एक्स है, ये हमारे पास में एक्स एक्स है, ये हमारे पास में 0 ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब आपको आपके पास में है जैसे a, b है, या आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 1, 2 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, या 2, 2 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे आपने a, b को लिया, चलो आप a, b को ले लो, तो इसको आप रिप्रेजेंट करोगे इसमें कार्टेशियन प्लेन में, तो आपके पास में पहला एलिमेंट किस में जाएगा, x में जाएगा, और दूसरा एलिमेंट किस में जाएगा, दूसरा एलिमेंट आपका बी वाई में जाएगा। तो पहला एलिमेंट हमने मान लिया यहाँ इस पे है और ये मान लिया इस पे, जहां ये क्रॉस करेगी डॉट डॉट लाइन वहां पे क्या करेंगे, ये एलिमेंट हो जाएगा, वहां पे इसको थोड़ा डार्क कर देना और ये हमारे पास में क्या होगा, ए कोमा बी होगा। इस प्रकार से अगर आपने ले लिया सी डी ले लिया, सी कोमा डी ले लिया, तो इसको रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे आ गया सी, लगभग यहाँ पे आ गया और यहाँ पे डी आ गया। तो इस प्रकार से आपके पास में तो नंबर होंगे ना वहां ग्राफ में, तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करोगे ना, तो यहाँ पे जो मिलेगा उनको डार्क कर देना, ये आपके पास में होगा सी कोमा डी। इसको पॉइंट कुछ भी दे देना, यानी आपको आपने इसको P दिया है तो यहाँ पे Q दे देना।
क्लियर हुआ? ये तो हमारे पास में था इसका ज्यामितीय निरूपण। अगर हमें कार्तीय गुणनफल का आलेखीय निरूपण करना पड़े, आलेख यानी वेन डायग्राम बना के अगर इसको निरूपित करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? चलेगा, अपन एक कोई सेट ले लेते हैं। जैसे मेरे पास में एक सेट है, मैंने उसमें एलिमेंट ले लिए, जैसे 1 2 और 3 एलिमेंट ले लिए। बी मेरे पास में कोई सेट है, उसमें मैंने एलिमेंट ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं, अपनी मर्जी है। अगर आपने ले लिया 5 और 6 ले लिया, तो यहां से ये मेरे पास में होगा ए और ये मेरे पास में है बी। इसमें एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3, और इसमें एलिमेंट कितने हैं? 5 और 6। अब देखो ए का रिलेशन इसके साथ में होगा, और ए का रिलेशन इसके साथ में, 2 का रिलेशन 5 के साथ में, 2 का रिलेशन 6 के साथ में, 3 का रिलेशन 5 के साथ में, 3 का रिलेशन 6 के साथ में। तो ये हमारे पास में बनेगा। इस प्रकार से हम इसको शो करते हैं। यानी एक एलिमेंट का है, अगर हमारे पास में ये आता है कार्तीय गुणनफल, क्या आता है? देख लो, आप मल्टीप्लाई करोगे इसका। अगर आप ए क्रॉस बी करते हो, अगर आप ए क्रॉस बी करते हो तो हमारे पास में 1,5 1,6 आएगा ना। ए क्रॉस बी करते हो तो आपके पास में यही आएगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, 1,5 कर दिया, 1,6 कर दिया। अब आप करोगे 2,5 करोगे, या आपने 2,6 कर दिया, ये आप करोगे 3,5 और ये करोगे 3,6। तो देख लो एक का रिलेशन किन किन के साथ में? 1 2 2 के साथ में, सभी के साथ में आ रहा है ना। 1 का 2 के साथ में है, 2 का 2 के साथ में, 3 का भी 2 के साथ में रिलेशन आ रहा है। तो क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चलें, चलेगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये आपको एग्जाम्पल है, जितना भी आपने पीछे पढ़ा है ना उसका जो भी है निचोड़ यहाँ पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटा सा। भी हमें एक सेट दिया गया ए और एक सेट दिया गया बी, ये तो हमारे पास में रोस्टर रूप में दे दिया, और ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो इसको भी रोस्टर रूप में बनाएंगे। तो ए तो हमें रोस्टर रूप में दे रखा है इसने कि 1,3,5, बट यहाँ से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसको रोस्टर रूप में बनाएंगे। तो एक x एक पूर्णांक है जो कि 0 के बराबर और बड़ा है, तो 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, तो और 2 के बराबर और छोटा है, तो 2 के बराबर और छोटा है। तो हमारे पास में दोनों में क्या आ गया? रोस्टर रूप आ गया। दोनों में रोस्टर रूप आ गया। आपको ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। ए क्रॉस बी करो, तो ए क्रॉस बी करोगे तो आपके पास में आएगा 1,0 1,1 1,2 3,0 3,1 3,2 5,0 5,1 5,2, ये बनेगा। अगर आप इसको करते हैं बी क्रॉस ए से करते हैं, तो बी क्रॉस ए से करोगे तो पहले बी वाले एलिमेंट आने चाहिए। क्या आने चाहिए? पहले बी वाले एलिमेंट आने चाहिए। तो 0,1, ये हमारे पास में 1,1, ये हमारे पास में 2,1, ये हमारे पास में 0,3, एकदम रिवर्स कर देना। ये हमारे पास में 3,1, ये हमारे पास में 2,3, ये हमारे पास में आएगा 0,5, ये आएगा हमारे पास 1,5 और ये आएगा हमारे पास में 2,5। एकदम इसका क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। अब देखो हमें बताना है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या बराबर है क्या? तो यहां से अगर देखोगे आपके पास में, तो ये क्या है? एलिमेंट। देखो इसके जो एलिमेंट हैं 1, अगर ये बराबर होने की क्या शर्त होती है? इसके जो क्रॉसपोंडिंग एंगल है, क्रॉसपोंडिंग जो एलिमेंट है वो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से 1,0 है, यहाँ से 0,1 है। चलो ये तो मान लिया 1,1 है, यहाँ से 1 2 है तो यहाँ से 2 1 है, ये 3 0 है तो ये 0 3 है, 3 1 है तो 1 3 है, 3 2 है तो 2 3 है, 5 0 है तो 0 5 है, 5 1 है तो 1 5 है, 5 2 है तो 2 5 है। तो हमारे पास में यहाँ से ये आएगा ए क्रॉस बी नॉट इक्वल है बी क्रॉस ए के। ठीक है, ये हमें बताना था। तो इस प्रकार से आपके पास में यहाँ से कार्तीय गुणनफल भी आपको निकालना आ गया, और ये कब बराबर होते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। भी इसके एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास में रिलेशन आता है। अब रिलेशन क्या होता है
अब अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, यही हमारे पास में चैप्टर का नाम था और मैंने बताया था भी इस क्लास में अपन क्या है रिलेशन को अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो रिलेशन एक होता है, संबंध क्या होता है, किन्हीं दो अरिक्त समुच्चों ए तथा बी में संबंध आर इन दो समुच्चों के कार्तीय गुणनफल आर का एक उप समुच्चय होता है, अर्थात आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखो हमारे पास में दो कोई अरिक्त समुच्चय होते हैं, दो कोई भी अरिक्त समुच्चय ले सकते हैं। जैसे मैंने यहां से एक समुच्चय उठाया ए, ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। मैंने एक कोई सेट उठाया, यहां से देखिएगा मैंने एक सेट उठाया, जैसे मैंने उठा लिया 2,3 है, और एक मैंने सेट ये उठा लिया बी, क्या उठाया 4, 6 और ये हमारे पास में है 7। ये हमने कोई दो सेट उठा लिए। अब इनका क्या करना है, कार्तीय गुणनफल करना है, ए क्रॉस बी करना है। दोनों अरिक्त है ना, अरे रिक्त नहीं है, दोनों में एलिमेंट है, एक में 2 है एक में 3 है, तो अरिक्त है, ए क्रॉस बी कर दो। अगर आपने यहाँ पे ए क्रॉस बी कर दिया इनका, तो क्या बनेगा, ये हमारे पास में बनेगा 2,4, 2,6, 2,7, ये आपके पास में 3,4, ये आपके पास में 3,6 और ये आपके पास में 3,7, ये आपके पास में हो गया क्या, चलो ठीक है, इतने एलिमेंट आएंगे क्योंकि 6 एलिमेंट आएंगे, इसमें भी जान गए होंगे आपकी, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 है, 3 2 6, 6 आ गए, ठीक है। तो हमारे पास में ए क्रॉस बी ये बन गया। अब एक रिलेशन आर इस प्रकार से बनाएं अपन कि आर एक इस प्रकार से है कि पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट का हाफ है, या दूसरा एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट का दुगना है, इस प्रकार से कोई रिलेशन बनाएं। तो हमारे पास में आर देखो क्या आएगा, एक आर एक सेट बनेगा हमारे पास में, और ऐसे इनमें से ऐसे एलिमेंट लेके आने जिसमें दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का दुगना है। तो यहाँ पे 2 आ गया और 2 का दुगना 4 है, यहां से 2 का दुगना 4 आना चाहिए, 6 आ गया। 2 का दुगना यहां से देखो 3 का दुगना 4 है, नहीं है, 3 का दुगना 6, 3 का दुगना 7 है, तो यहां से हमारे पास में आएगा 3 का दुगना 6। ये एक हमारे पास में एक ऐसा रिलेशन आ गया, ये एक तरीके से रिलेशन है ना, इसमें भी कंडीशन है इसमें, और ये कंडीशन है, चलो ठीक है, ये एक हमारे पास में सेट बन गया। तो ये सेट ए क्रॉस बी, यानी ये कंप्लीट एक सेट मानो, ए क्रॉस बी को आपको क्या मानना है, एक कंप्लीट एक सेट मानना है, एक समुच्चय मानना है। तो इसका क्या उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय आप जानते हैं अच्छे तरीके से सबसेट होता है, और सबसेट क्या होता है, यानी आर सेट है, इसके एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं क्या, इसमें बिलोंग कर रहे हैं क्या, मेरे को बताओ। 2,4 है वो ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है, और 3,6 है वो ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग कर रहा है, ये इसका सबसेट है, और हमारे पास में ये रिलेशन ये होता है इसमें संबंध, ठीक है। जैसे अपन ये हमारे पास में कोई सेट था, जैसे इसमें एलिमेंट थे 2 3, हमारे पास में ए सेट था, ये हमारे पास में चलो बी सेट हो गया, कौन सा बी सेट, इसमें एलिमेंट है 4 6 और 7, ये हमारे पास में एक बी सेट हो गया। तो इस देखो 2 का रिलेशन किसके साथ में है, 4 के साथ में है, और 3 का रिलेशन किसके साथ में है, 6 के साथ में है, ये हो गया। इसको वेन आरेख से इस प्रकार से अपन एरो के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो ना, ये तो आपने रोस्टर रूप में लिख दिया, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो तो हमारे पास में क्या होगा, ये हो जाएगा x, y, और ये हमारे पास में बनेगा भी x अवयव y का आधा, x अवयव है x अवयव y का आधा है, y का आधा है, अर्थात हमारे पास में जो x तो बिलोंग करेगा a में, और जो y है वो बिलोंग करेगा किसमें, b में। ये हमारे पास में इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। ये तो हमारे पास में रोस्टर रूप है, ये तो इसका रिलेशन है कि जो पहला एलिमेंट है जो दूसरे का हाफ है, या जो दूसरा एलिमेंट है, अगर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि y है वो x का क्या है, दुगना है, या x है वो y का क्या है, आधा है, लिख सकते हैं। यहां से डेफिनेशन भी आपके समझ में आ गई, भी डेफिनेशन किस कारण से हमने यहाँ पे लिखी है। अब देखो संबंधों की कुल संख्या, वहां पे तो पीछे निकाल रहे थे एलिमेंट, इसमें ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे,
तो ए में जितने एलिमेंट हैं और बी में जितने एलिमेंट हैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे रिलेशन की संख्या क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यानी संबंधों की कुल संख्या कैसे लेके आएंगे। तो हमारे पास में ये यहाँ से बनेगा, जैसे ए में हमारे पास में कितने एलिमेंट हैं और बी में हमारे पास में कितने एलिमेंट हैं। हमारे पास में जैसे ए में हमारे पास में m एलिमेंट हैं और बी सेट में मेरे पास में n एलिमेंट हैं, यानी n अवयव हैं। तो a क्रॉस b में कितने हो जाएंगे, a क्रॉस b में एलिमेंट कितने होंगे, m क्रॉस n, यानी mn होंगे ना, mn हो जाएंगे। तो इसमें संबंधों की संख्या कैसे लेके आओगे, इसमें संबंधों की संख्या 2 की पावर mn होता है, 2 की पावर mn होता है। समझ गए क्या। अब देखो मेरे पास में यहाँ पे यही ऊपर वाला एग्जांपल उठा लेते हैं। ए में मेरे पास में 2 एलिमेंट हैं, 2 और 3, बी में मेरे पास में 3 और 4 6 और 7 3 एलिमेंट हैं। तो इसमें देखो कुल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, यानी हमारे पास में यहाँ पे m का मान 3 है, n का मान हमारे पास में m का मान 2 है, n का मान 3 है। तो मेरे पास में ये आएगा कि 2 गुणा ये हो जाएगा 2 गुणा 3, तो मेरे पास में आएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 एलिमेंट हो जाएंगे। इसमें संबंधों की कुल संख्या आ जाएगी 2 की पावर 6। इस प्रकार से इसमें कुल संबंध इतने बनेंगे, टोटल मिलाकर संबंध कितने बनेंगे, इतने बनेंगे। और 2 की पावर 6 आप निकाल सकते हैं, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा करके। ठीक है, क्लियर हुआ क्या। नेक्स्ट पे चलें। अगर इसमें डायरेक्ट अवयवों की संख्या पूछी जाए तो m गुणा n होगा। अगर इसमें संबंधों की संख्या पूछी जाएगी तो 2 की पावर में m गुणा n चला जाएगा। अब हमारे पास में नेक्स्ट है संबंध का निरूपण। अब देखो संबंध का निरूपण करते कैसे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो एक तो हमारे पास में होता है सूचीबद्ध या तालिका विधि, यानी जिसको हम रोस्टर रूप बोलते हैं। एक हमारे पास में होता है समुच्चय निर्माण विधि, यानी सेट बिल्डर फॉर्म होता है। एक हमारे पास में एरो के द्वारा होता है और एक हमारे पास में जाली के रूप में होता है। ये 4 होते हैं, तो इसको चारों को अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है तालिका विधि, या इसको अपन बोल सकते हैं रोस्टर रूप में बोल सकते हैं। रोस्टर रूप में कैसे बोलेंगे, कोई भी हमारे पास में संबंध मानी आर, रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है तो रिलेशन हमारे पास में आर होता है। जैसे आपने कोई सेट ए मान लिया, उसमें एलिमेंट हैं 1 2 और 3। बी आपने कोई सेट मान लिया, उसमें एलिमेंट है आपके पास में 1 8 और 27, 1 8 और 27। अब हमारे पास आर एक ऐसा रिलेशन है, जैसे आर ये हो गया आर एक्स आर वाई, एक्स आर वाई, ये हमारे पास में एक रिलेशन है। रिलेशन को इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स आर वाई में। ठीक, बीच में रिलेशन लग गया ना, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है कि हमारे पास में अगर एक्स की वाई ये प्रोसेस करें कि एक्स की क्यूब बराबर हमारे पास में वाई आता है, ये रिलेशन लग गया कि अगर पहले एलिमेंट की अगर क्यूब करते हैं तो वाई आता है, पहले एलिमेंट की अगर क्यूब करते हैं तो हमारे पास में वाई आता है। तो इसको अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, x का मान 1 है तो हमारे पास में रिलेशन लगने के बाद में y का मान भी 1 आएगा। क्यों आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। चलो ठीक है, अगर हमने यहाँ से दूसरा एलिमेंट उठाया 2, तो इसमें रिलेशन लगने के बाद में, इसमें रिलेशन लगने के बाद में 2 का क्यूब करेंगे तो कौन सा एलिमेंट आएगा, 8 आएगा। और तीसरा हमने उठाया 3, 3 का अगर क्यूब करेंगे तो रिलेशन लगेगा, रिलेशन लगने से ही क्यूब बनेगा, क्यूब करेंगे तो हमारे पास में आएगा 27, तो 3 R 27। तो हमारे पास में ये रिलेशन का एक सेट बनेगा R। तो हमारे पास में इसमें एलिमेंट हो जाएंगे 1,1, इसमें हो जाएगा हमारे पास में 2,8 और ये हमारे पास में हो जाएगा 2,8 और ये हमारे पास में हो जाएगा 3,27। ये हमारे पास में R कोई सेट बन गया। ये तो है इसका रोस्टर रूप, ये तो इस R का क्या है, रोस्टर रूप है। इसको हमें क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने कोई सेट और भी मान लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है, इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसी को आग सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करोगे कैसे, जैसे आपने लिख दिया R इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास में एलिमेंट आएंगे जो आप लिख सकते हैं, जैसे x, y
और x बिलोंग किससे करेगा, x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा b से, y बिलोंग करेगा किससे, b से। अब इसके बीच में रीजन है हमारे पास में, रीजन क्या है, रीजन यही है कि हमारे पास में ये तो कंडीशन आ गई, तथा हमारे पास में जो x का क्यूब है ना वो y के बराबर है, x का क्यूब है वो क्या है, y के बराबर है, ये कंडीशन होगा। इसको अपन क्या कर दिया, सेट बिल्डर के फॉर्म में लिख दिया। अगर आप कोई और एग्जांपल लेना चाहते हैं, जैसे आपने ले लिया ए कोई सेट ले लिया, जैसे इसमें एलिमेंट है आपके पास में 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, ठीक है। कोई बी सेट आपने ले लिया, यानी इसका कर दिया 1/4, इसका आपने कर दिया 1/4 नहीं 1/2 कर दें, 1/4 कर दें, इस प्रकार से करें, यानी इन दोनों का मल्टीपल है हमारे पास में 1 आ जाए। 1/2 कर दिया, 1/4 कर दिया, 1/6 कर दिया, 1/8 कर दिया। अब ए और बी में हमारे पास में रिलेशन क्या है, एक रिलेशन लेके आते हैं। आर में कोई सेट बना रहा हूं, ठीक है, आर में कोई सेट बना रहा हूं, जैसे हमने बना दिया 1,1/2 कोमा है, तो 2,1/2 ये हमारे पास में हो गया, 4,1/4 ये हमारे पास में हो गया, 6,1/6 ये हमारे पास में हो गया, 8,1/8 ये हमने कोई एक रिलेशन सेट बना दिया, ठीक है। अब इसको अपन को क्या करना है, इसको तो सूचीबद्ध निर्माण में करना है, समुच्चय निर्माण में करना है। समुच्चय निर्माण में क्या क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो आर देखो क्या है, x, y, जहां जो है x बिलोंग करेगा a से और y बिलोंग करेगा, y किससे बिलोंग करेगा, b से, और तथा हमारे पास में रिलेशन ये है कि x बराबर क्या होगा, x बराबर 1/y, या अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि x क्रॉस y करने पे हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। तो ये हमने इसको क्या लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। चले नेक्स्ट पे चलेगा, ये हमारे पास में है तीर आरेख द्वारा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तीर आरेख द्वारा, तो तीर आरेख द्वारा आपको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे आपने कोई ए सेट ले लिया, इसमें आपके पास में एलिमेंट हैं ए और बी, और ये आपने कोई बी सेट लिया है, उसमें आपके पास में एलिमेंट हैं सी और डी हैं, तो ए क्रॉस बी आएगा। जैसे ए क्रॉस बी आपने निकाला है, या कोई आप रिलेशन निकाल रहे हैं, आप रिलेशन निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी बोले, या अगर आपको तो रिलेशन लेके आना है, तो रिलेशन आपने ये लिख दिया कि ए बी, ए है वो किससे रिलेशन है, ए का सी से है, और ये हमारे पास में ए का डी से है, बी का सी से है, और ये आपके पास में बी का डी से, ये आपके पास में कोई रिलेशन आ गया। इसको अपन तीर आरेख द्वारा रिप्रेजेंट करना है, तीर आरेख द्वारा रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास में ये तो हो गया ए सेट, ये हमारे पास में हो गया बी सेट, तो ए सेट, ये हमारे पास में बी सेट, इसमें एलिमेंट ए है, बी है, इसमें एलिमेंट सी है और डी है। अब देखो ए का रिलेशन ए के साथ में है और डी के साथ में है, तो ए का रिलेशन सी के साथ में है, इस प्रकार से एरो से, और इस प्रकार से ये आ जाएगा आपके पास में डी का। बी का देखो सी के साथ में है, इस प्रकार एरो से, और बी का क्या है, डी के साथ में है, तो इस प्रकार एरो से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाई एरो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास में है जाली द्वारा, बाई लैटिक्स। जाली के द्वारा किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वही बात है जो जैसे हमने पीछे किया था, किसमें, कार्तीय गुणा में। आप जानते हैं ग्राफ विधि द्वारा कैसे करते हैं, तो यहां से अगर हम बनाएं एक्स एक्स बना ले, ठीक है, ये आपने बना लिया वाई एक्स, और ये मैंने बना लिया एक्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे x पॉजिटिव चलेगा, अगर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कोई एलिमेंट आए तो ये हमारे पास में x डैश हो जाएगा, ये हमारे पास में क्या है, y है। तो मेरे पास में कोई रिलेशन r है, इस प्रकार से मेरे पास में कोई रिलेशन r है, जैसे यहाँ पे ABC था, तो मेरे पास में यहाँ पे रिलेशन r लेके आ रहा हूं मैं, क्या बनना है, माइनस का 1 1 है, ये हमारे पास में है 0,0 है,
ये मेरे पास में है 1,1 है और ये मेरे पास में है 2,4। कुछ भी आपकी मर्जी, कुछ भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। ये मेरे पास में रिलेशन है। इस रिलेशन यानी इस संबंध को इस ग्राफ में शो करना है, तो कैसे करोगे? तो हमारे पास में यहाँ पे 1 इस प्रकार से, 2 3 इस प्रकार से, ठीक है, 1 2 3 और ये हमारे पास में चलेगा आगे। ये आपके पास में 1 2 3 4 है, ये आपके पास में 1 है 2 है 3 है 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है, 4 4 तक ले लिया हमने माइन। अब देखो कौन कौन सा पॉइंट है, -1 और 1 है, तो -1 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, तो इसको इस पॉइंट को थोड़ा डार्क कर देना और जो डैश डैश है उसको मिला देना, तो हमारे पास में ये एलिमेंट आ जाएगा -1, ठीक है। इस प्रकार से 0 है, 0 को डार्क कर देना, ये हमारे पास में 0,0, ये हमारे पास में 1,1, तो ये इधर आएगा, इसको डार्क कर देना, ठीक है। ये हमारे पास में आएगा -1, ये आपके पास में आएगा 1,1। अब देखो ये आपके पास में 2,4 है, अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, 2,4 है आपके पास में, तो यहाँ से आपके पास में जाएगा 2,4, यानी x का मान 2 है, y का मान 4 है, तो ये आपके पास में यहाँ से बनेगा, तो ये आपके पास में बनेगा 2,4 है। ये आप इसको जाली द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशन को, चलेगा। ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिएगा आगे चलते हैं। अब ये है बढ़िया कि संबंध का प्रांत तथा परिसर, संबंध का प्रांत तथा परिसर, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। डोमेन होता है प्रांत, रेंज होती है परिसर ऑफ ए रिलेशन, फंक्शन की। अब आप समझोगे कि जब R कोई रिलेशन है हमारे पास में और सबसेट इक्वल है A क्रॉस B के, तब R का प्रांत R के क्रमित युग्मकों के सभी एलिमेंट कौन से होंगे? वो प्रथम एलिमेंट का समुच्चय संबंध R का प्रांत कहलाता है, संबंध R का प्रांत कहलाता है। तो यहां से अपन क्या है, इस पे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा कि इसका प्रांत किसे कहते हैं, परिसर किसे कहते हैं। सबसे पहले अपन प्रांत पढ़ रहे हैं, अपन प्रांत पढ़ रहे हैं, तो मैंने एक सेट ले लिया, एक सेट ले लिया A, इसमें हमारे पास में एलिमेंट हैं जैसे 3 हैं 5 हैं, जो भी हैं 7 हैं 9 हैं। मेरे पास में B कोई सेट है, जैसे ले लिया मैंने, इसका दुगना कर दो एक बार के लिए, कोई भी एक रिलेशन लेके आना, रिलेशन होना चाहिए। 6 हैं 10 हैं हमारे पास में यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास में 14 हैं, और ये हमारे पास में कितना हो जाएंगे, 16 है। ये कोई दो सेट ले लिया, तो मैंने यहां से A क्रॉस B किया, या आप कोई रिलेशन लेके आए, आपको तो रिलेशन लेके आना है, तो इसमें रिलेशन आपके पास में यही है कि 3,6 कर दिया आपने, 5,10 कर दिया आपने, और ये कर दिया आपने 7,14 कर दिया। ये इसके बीच में रिलेशन आ गया कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का हाफ है, या दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का क्या है, दुगना है। तो यहां R का प्रांत क्या होगा, R का प्रांत इस रिलेशन में प्रत्येक एलिमेंट का, या प्रत्येक एलिमेंट का पहला अवयव, प्रत्येक एलिमेंट का पहला अवयव आपके पास में ये हो जाएगा, कौन सा, 3 5 7, ये इसका क्या होगा, प्रांत होगा। डेफिनेशन दोबारा सुन लीजिएगा कि रिलेशन में, रिलेशन या R का प्रांत वे एलिमेंट होंगे जिनका दूसरे एलिमेंट में रिलेशन हो, जिसका दूसरे एलिमेंट में कुछ न कुछ रिलेशन हो। चलेगा, हमारे पास में ये है, ये हमारे पास में A सेट बना लिया, जो भी है ये आपके पास में B सेट है। जैसे इसमें हमारे पास में एलिमेंट है 5 3 5 7 9, इसमें हमारे पास में एलिमेंट है 6 10 14 16। अब देखो 3 का रिलेशन है, ठीक है, इस 5 का रिलेशन है किसके साथ में, 10 7 का रिलेशन है। तो यहां से R के जो प्रांत होंगे, अरे R के जो प्रांत होगा, R का प्रांत वो हमारे पास में 3 5 7,
यानी पहले समुच्चय, पहले सेट के वे अवयव या वे एलिमेंट जिनका दूसरे सेट में कुछ न कुछ रिलेशन होता है, वे उस समुच्चय वे प्रांत कहलाते हैं, वे इस संबंध के प्रांत कहलाते हैं। संबंध यानी इसको रिलेशन बोल सकते हैं एक तरीके से, आर का प्रांत कहलाता है। तो आर का प्रांत हमारे पास में ये हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। चलेगा, अपन अब परिसर पे बात कर लें भी, परिसर क्या होता है। परिसर की पहले वो कंडीशन है वो पढ़ लेते हैं। क्या है कि संबंध का परिसर क्या है, रेंज ऑफ रिलेशन। संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी अवयव यानी सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब आपके पास में ये पेयर बन रहे हैं, इसमें जो आपको सेकंड एलिमेंट, और वहां पे क्या कंडीशन थी, वहां पे कंडीशन ये थी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए ऑर्डर्ड पेयर। अब फर्स्ट एलिमेंट लेना जो आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, या आपके पास में पेयर बन रहा है 3 6 का, 5 10 का, 7 14 का या 7 14 का, आपके पास में एक पेयर बन रहे हैं। ठीक है, इस पेयर में पहला एलिमेंट क्या होगा, आर का प्रांत होगा। अब यहां पे दूसरा चलते हैं, दूसरे में क्या बोल रखा है, सेकंड एलिमेंट ऑफ ए पेयर ऑर्डर। ठीक है, तो आर का जो परिसर होगा, जो रेंज होगी, वो सेकंड एलिमेंट होगा उस ऑर्डर का। ठीक है, पेयर का। तो यहां से अपन रिलेशन लेके आते हैं, कोई भी आप बना सकते हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, चलेगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल जो भी पीछे उठाया था आपने वही ले लेते हैं। हमारे पास में ए था, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। हमारे पास में बी सेट था, उसमें एलिमेंट कितने हैं, उसमें एलिमेंट ये हो गए, जैसे 3 का 6, 10, 14 और ये 16 है। तो ए क्रॉस बी कर रहे हैं, या रिलेशन आर लेके आए थे। आपने लिखा था 3,6, 5,10, 7,14, ये आपने एक रिलेशन लिखा था। तो इस रिलेशन में क्या होते हैं, जो सेकंड ऑर्डर होते हैं ना, पेयर के जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो ही क्या होते हैं, आर का परिसर कहलाते हैं। तो आर का परिसर क्या होता है, आर का परिसर यानी इसकी रेंज क्या है, आर का परिसर, या फिर रेंज भी बोल सकते हैं इसको। हमारे पास में हो जाएगा 6, 10, 14। इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ठीक, ये हमारे पास में है 3, 5, 7, 9, और ये हमारे पास में 6, 10, 14, 16। अब देखो इसका रिलेशन है, इस 10 का रिलेशन है, इस 14 का रिलेशन है। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास में कैसे बनेगा। तो इस 3 का रिलेशन 6 के साथ में है, 6 का 3 के साथ में है, 5 का 10 के साथ में है, 7 का 14 के साथ में है, वही कंडीशन है। लेकिन अब की बार क्या है कि आर का परिसर वह कहलाता है जो आपके पास में ये ए सेट था और ये आपके पास में बी सेट है, यानी दूसरे सेट में या बी सेट के ऐसे एलिमेंट जिनका रिलेशन ए सेट में हो, तो बी सेट के जो भी एलिमेंट आएंगे वो क्या कहलाएंगे, आर का परिसर कहलाता है। तो आर का परिसर यहाँ पे 6, 10 और 14 होगा, ये 16 नहीं होगा, क्योंकि 16 का पीछे रिलेशन ही नहीं है। और यहाँ पे जो हमने प्रांत बनाया था तो हमने इसको 9 को नहीं लिया था, क्योंकि 9 का इसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन होना चाहिए। और प्रांत क्या होते हैं, पहले सेट के एलिमेंट होते हैं, और परिसर में क्या होते हैं, दूसरे सेट के एलिमेंट होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ क्या, यहां तक क्लियर हुआ। अब आता है हमारे पास में सहप्रांत, भी प्रांत पढ़ लिया, परिसर पढ़ लिया, सहप्रांत भी आता है। और सहप्रांत क्या होता है, आप समझ गए होंगे। सहप्रांत यानी सहप्रांत वो सेकंड एलिमेंट के या सेकंड सेट के ऑल एलिमेंट ही सहप्रांत कहलाते हैं। अब मैं यहाँ पे सहप्रांत लिखूंगा ना, आर का सहप्रांत, तो मेरे पास में टोटल एलिमेंट लिखूं, मैं क्या करूंगा, टोटल एलिमेंट आर में, जो बी में बी सेट हमारे पास में उसमें कितने एलिमेंट है देख लो।
हमारे पास में है, जैसे मैं लिखूंगा 6, 10, 14 और 16, ये हमारे पास में सह प्रांत होगा, ये हमारे पास में प्रेशर है, और ये इसमें हमारे पास में 3, 5, 7 हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। तो यहां से आपके डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और इस पे अब एग्जाम्पल करने वाले हैं, तो आपके जो भी डाउट बचे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब चलिएगा, संबंध का प्रतिलोम क्या है, संबंध का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। अब देखो, यदि ए तथा बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो तथा ए से बी में संबंध हो, ए से बी में संबंध आर हो, तो आर का प्रतिलोम समुच्चय बी से समुच्चय ए में होता है, विपरीत हो जाता है। पहले ए से बी में था रिलेशन, अब है ए इनवर्स यानी उसका प्रतिलोम लगाएंगे तो बी से ए में रिलेशन हो जाता है, तो इसे आर इनवर्स यानी आर इनवर्स से निरूपित करते हैं, इसको आर इनवर्स से निरूपित करते हैं। चलेगा, मैंने कोई आर रिलेशन लिख दिया, जैसे मेरे पास में एलिमेंट है ए कोमा बी है, जो कि ए बिलोंग करेगा किससे, ए बिलोंग करेगा ए सेट से, तथा मेरे पास में जो बी बिलोंग करेगा वो किससे, बी सेट से बिलोंग करेगा। ये हमारे पास में कोई रिलेशन बना दिया। अब अगर हम इसका ये बनाएं, आर इनवर्स इसका प्रतिलोम बनाएं, तो ये हमारे पास में क्या होगा, बी कोमा ए हो जाएगा, एकदम रिवर्स हो जाएगा। पहले ए कोमा बी था, अब बी कोमा ए हो जाएगा। अब की बार जो बी है वो किससे बिलोंग करेगा, बी से, तथा जो ए है वो किससे बिलोंग करेगा, ए से। ये हमारे पास में आ जाएगा, ये इसका आर इनवर्स होता है। तो हमारे पास में अगर आर इनवर्स आपने लिख दिया, तो इसकी रेंज है, इसकी जो डोमेन है, इसका जो सहप्रांत है वो क्या होगा, कोडोमेन को सहप्रांत बोलते हैं, कोडोमेन डोमेन, ठीक है। और हमारे पास में रेंज परिसर होता ही है। तो चलो आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक ले लेते हैं अपन, या आपने कोई सेट ले लिया, जैसे ए सेट लिया, उसमें एलिमेंट आपके पास में है ए बी सी। बी सेट आपने लिया है, जैसे इसमें एलिमेंट है ई एफ और जी, या जो भी है डी एफ जी, जो भी है कुछ भी ले लो, ई एफ जी ले लिया। अब इसमें हमारे पास में रिलेशन है ए से बी में, ए से बी में आर रिलेशन आएगा, आर रिलेशन है ए से बी में, तो हमारे पास में एलिमेंट बनेंगे ए ई, और ये बनेगा, कोई भी रिलेशन बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने यहां से रिलेशन बना दिया, ए ई का बना दिया, मैंने बना दिया ए एफ का बना दिया, या मैंने यहां से ए ई का रिलेशन बना दिया, और ए एफ का रिलेशन बना दिया, और मैंने बी जी का रिलेशन बना दिया, जो भी है एक रिलेशन बन गया इनके बीच में। तो अगर अपन आर इनवर्स करें, इसका आर इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, और इसमें जी बी हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ क्या, ये इसका एकदम रिवर्स हो जाता है। तो इसमें देखो, इसमें आर का क्या है, आर का प्रांत, आर का प्रांत क्या है, ये हो जाएगा हमारे पास में ए और बी, आर का प्रांत ए बी हो जाएगा। इसमें आर का परिसर, आर का परिसर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा ई एफ जी हो जाएगा, ई एफ जी हो जाएगा। और सहप्रांत क्या हो, सहप्रांत तो आप जाने गए होंगे, इसका सहप्रांत तो कंप्लीट होता है वो ई एफ जी। अब देखो, इसमें आर का प्रांत क्या है, आर इनवर्स का प्रांत, आर इनवर्स भी बोल सकते हैं एक तरीके से, जब भी आर भी बोल सकते हैं इसको, आर इनवर्स का प्रांत। तो आर इनवर्स का प्रांत हमारे पास में एकदम इसका रिवर्स हो जाता है, एकदम इसका रिवर्स हो जाता है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास में ई एफ जी हो जाएगा, यानी ई एफ जी, और आर इनवर्स का परिसर, आर इनवर्स का इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर हमारे पास में हो जाएगा ए बी। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में ए बी, यानी इसमें ये एलिमेंट आ रहे हैं, चलेगा। इसमें हमारे पास में ये एलिमेंट आ रहा है, दो, एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है ए,
तो इसमें हमारे पास में एक का रिलेशन दूसरे के साथ में भी हो सकता है। एक एलिमेंट का, ये कोई जरूरी नहीं कि एक एलिमेंट का एक बार रिलेशन होगा, एक एलिमेंट का 2 या 3 एलिमेंट से भी रिलेशन हो सकता है। देखिएगा यहाँ से ए ई के साथ में है, ए एफ के साथ में, ये तो संबंध हो सकता है, लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होगा, वो अब तो आगे की बात हम पढ़ने वाले। तो यहां से आपको मैं क्या समझाने जा रहा था, मैं तो आपको यही समझाने जा रहा था कि देखो यहाँ पे आर का जो प्रांत है वो आर इनवर्स का क्या है, परिसर बन गया, और जो आर का परिसर है वो आर इनवर्स का प्रांत बन गया, एकदम रिवर्स हो जाते हैं। क्लियर हुआ क्या? कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लास पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर देना। अब देखिएगा अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल करेंगे बढ़िया सा, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यदि आपको ए सेट दिया गया है तथा एक का ए से रिलेशन, यही होगा शायद, ए से ए में संबंध है, ए से ए में, ए से आएगा 8, ठीक है, ए से ए में संबंध इस प्रकार, संबंध यानी आर है, इस प्रकार है कि आर ये आपके पास में है, आर रिलेशन बनेगा ना तो एक्स कोमा वाई बनेगा, और जो वाई एलिमेंट बनेगा ना वो एक्स प्लस में 1 बनेगा, वाई प्लस में हमारे पास में देखो एक्स के मान हमारे पास में कितने हैं, एक्स का मान आपके पास में है 4, एक्स का मान आपके पास में है 5, एक्स का मान आपके पास में है 6, एक्स का मान आपके पास में है 7, एक्स का मान आपके पास में 8। तो देखो y क्या बनेगा, y हमारे पास में 5 प्लस में 1, y बराबर हमारे पास में बनेगा 4 प्लस में 1 बराबर 5 बनेगा। इसमें y बराबर क्या बनेगा, यानी x में 1 की वर्दी करनी है तो 5 प्लस में 1 बराबर 6 बनेगा। यहाँ से y बराबर क्या बनेगा, 6 प्लस में 1 बराबर 7 बनेगा। ये हमारे पास में y बराबर क्या बनेगा, 7 प्लस में 1 बराबर 8 बनेगा, और ये हमारे पास में y बराबर क्या बनेगा, 8 प्लस में 1 बराबर हमारे पास में ये 9 बनेगा। क्लियर हुआ क्या? अब देखो हमारे पास में रिलेशन क्या बन गया, रिलेशन हमारे पास में ये बन गया कि पहला एलिमेंट तो किसका है, x है, जो कि a से a में बिलोंग करेगा। तो हमारे पास में ये हो गया 4,5, 5,6, 6,7, 7,8, 8,9, ये हमारे पास में एक रिलेशन है। इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा प्रदर्शित करें, एक तीर आरेख के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो तीर आरेख हमने पढ़ा था अच्छे तरीके से कि ऐसे करेंगे, ठीक है, एक आप सेट बना लेना ऐसे, और ये आपके पास में एलिमेंट है जो भी है, ठीक, ये आपके पास में ए एलिमेंट है ना, अरे ए ही है, दोनों ही ए का ए से रिलेशन है, तो ये भी आपके पास में ए है और ये भी आपके पास में, इसमें हमारे पास में एलिमेंट है 4, 5, 6, 7 और 8, और इसमें भी हमारे पास में एलिमेंट है 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखो इस 4 का किसके साथ रिलेशन है, 4 का 5 के साथ में है ना, तो 4 का 5 के साथ में रिलेशन है, 5 का 6 के साथ में रिलेशन है, 6 का 7 के साथ में रिलेशन है, 7 का 8 के साथ में रिलेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक 8 बच गया, ये 4 बच गया, इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो आगे हमें क्या पूछा गया, ये तो तीर से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ये इसमें ये रिलेशन है, इसको अपन आर से भी लिख सकते हैं, इसको अपन आर से भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसमें आगे दूसरे में बोला गया है संबंध आर के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर ज्ञात करो। तो आर का प्रांत क्या होगा, आर का प्रांत, आर का प्रांत वो होगा, यानी इसमें रिलेशन में जो हमारे पास में ये पेयर बन रहे हैं, ये जोड़े बन रहे हैं, उसका पहला एलिमेंट यानी सेट ए का, यहाँ पे ए है लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सेट ए के वे एलिमेंट जिनका रिलेशन दूसरे सेट में होता है, सेट बी में रिलेशन होता है। तो यहां से 4, 5, 6 और 7, 8 का तो रिलेशन है ही नहीं, तो इसका प्रांत कौन सा हो जाएगा, 4, 5, 6 और 8, ये हमारे पास में इसका प्रांत होगा, ठीक है। आर का परिसर क्या होगा, आर का परिसर हमारे पास में देखो, आर का परिसर यानी सेट ए या सेट बी के वे एलिमेंट, यहां पे बी नहीं है लेकिन ए है, मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, सेट दूसरे सेट की बात कर रहा हूं, सेट बी के वे एलिमेंट
जिनका रिलेशन पीछे वाले सेट यानी सेट ए में उसका रिलेशन था, वो क्या कहलाएंगे, इसका प्रीसर कहलाएंगे। या जो पेयर का जो सेकंड ऑर्डर है, पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो इसका क्या होगा, प्रीसर होगा। जैसे हमारे पास में आ गया 5 6 7 8, क्या 5 6 7 8 ही है, 9 कैसे कर दिया यहां से, अरे 8 का 9 में रिलेशन है ही नहीं, 4 ही बनेंगे, इसमें 4 ही बनेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में ये हो जाएगा 7 5 6 7 और 8। अगर आपको इसका सहप्रांत भी पूछा है तो आर का सहप्रांत क्या होगा, आर का सहप्रांत क्या हो जाएगा, आर का सहप्रांत यानी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट, जैसे हमारे पास में 4 हैं 5 हैं 6 हैं 7 हैं 8 हैं, इसमें वो कंडीशन नहीं है कि उसमें रिलेशन होना चाहिए, इसमें रिलेशन होना चाहिए या नहीं। देखो यहाँ पे 4 हैं, 4 का कोई रिलेशन नहीं है तो भी हमने सहप्रांत में लिखा है, तो हम सहप्रांत में लिख सकते हैं ऐसे एलिमेंट को जिनका कहीं और रिलेशन नहीं होता है। तो देखिएगा आज की क्लास में हमने रिलेशन को कंप्लीट कर लिया है। क्या कर दिया है, रिलेशन को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो जो नेक्स्ट क्लास हमारे आने वाली है वो आएगी फंक्शन पे। तो रिलेशन आपके समझ में आया होगा अभी रिलेशन किस प्रकार से होता है। एक रिलेशन होता है और रिलेशन एक ऐसा ल्यूज पॉइंट है, वो है भैया रिलेशन एक आदमी का 2 के साथ भी हो सकता है, एक आदमी का 4 के साथ में भी हो सकता है, और उन 4 का किसी एक आदमी के साथ में भी रिलेशन हो सकता है। मैं आपको डेफिनेशन के तौर पे आगे भी बता देना चाहूंगा क्योंकि ये बात फंक्शन में काम में आएगी। मेरे पास में एक कैंडिडेट है, ये मेरे पास में एक सेट है ए और ये मेरे पास में एक कोई सेट है बी, ठीक है। अब मेरे पास में यहाँ पे 5 हैं 6 हैं 7 है, इसमें मेरे पास में 1 2 3 4 और 5 है। अब देखो इस 5 का इस पांचों के साथ में रिलेशन हो सकता है, इस पांचों के साथ में रिलेशन हो सकता है भैया, एक ऐसा ही ल्यूज पॉइंट है, ये एक ऐसा ही ल्यूज है, ठीक है, रिलेशन एक, क्योंकि इस एक आदमी का इस पांचों के साथ में रिलेशन हो सकता है और इस पांचों का इस एक आदमी के साथ में रिलेशन हो सकता है, लेकिन फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें एक कंडीशन होगी, क्राइटेरिया दिया हुआ मिलेगा, उस क्राइटेरिया के हिसाब से ही उसमें क्या होगा, रिलेशन फंक्शन वो रिलेशन होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से फंक्शन बोलते हैं। यानी इस 6 का पता नहीं किस किस के साथ में रिलेशन है, चलो मान लिया 2 के साथ में रिलेशन है, 3 के साथ में रिलेशन है, 4 के साथ में रिलेशन है, 5 के साथ में, चलो 1 के साथ में रिलेशन नहीं बनाता, कोई संबंध नहीं बनाता, 7 अकेला 1 के साथ में रिलेशन बनाता है, तो ये इसके संबंध है, ये हमारे पास में एक तरीके से क्या है, संबंध है। लेकिन फंक्शन में इसका ऐसा नहीं होता, फंक्शन में एक हमारे पास में क्राइटेरिया दिया हुआ मिलेगा, स्पेशल एक कंडीशन मिलेगी। तो आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगी बेल आइकन को दबा लेना। हम पूरा कोर्स करने वाले हैं, अच्छे तरीके से करेंगे। कोई भी डाउट आपको लग रहा है या कोई आपको एग्जाम्पल नहीं आ रहा है या आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ये चैप्टर आपने सेकंड नंबर चैप्टर शुरू किया है तो फर्स्ट नंबर चैप्टर की सारी आपने वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज वो एक बार वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसी से ही निकल के आ रहा है। मैं बार बार सेट बोल रहा हूं तो आपके सेट समझ में नहीं आएगा अभी सेट क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ, फंक्शन में मिलेंगे, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।